नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी कक्षा 10 पाठ का नाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। इतिहास विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके दो भागों में हम चर्चा कर चुके हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ। हमने देखा था कि गांधी जी ने चंपारण आंदोलन शुरू किया था, उसके बाद खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मजदूरों के साथ मिल आंदोलन, और उसके बाद बारदोली आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। साथ में भारत में जो अनेक आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाए गए, उसमें प्रमुख था 1920 में चलाया गया असहयोग आंदोलन। उसके बाद हमने देखा था गांधी इरविन समझौता, और साथ ही साथ देखा था गांधी अंबेडकर समझौता या नहीं पूना पैक्ट। साथ में हमने देखा था कि किस तरीके से सीमांत गांधी या नहीं खान अब्दुल गफ्फार खान को जब कैद कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो लोग किस प्रकार सड़कों पर आ गए थे और गोलियों की परवाह किए बिना वह अपने नेता को छुटाने का प्रयास करने लगे और अंग्रेजों से मुकाबला किया। और आप लोगों ने इसके साथ साथ देखा कि मजदूरों के क्या मांग थी, मजदूर किस तरह की स्वतंत्रता चाहते थे। साथ ही आदिवासियों ने भी गांधी जी के नाम को जपना शुरू कर दिया। साथ में हमने अवध किसान सभा, अवध के किसानों का जो नेतृत्व कर रहे थे बाबा रामचंद्र, उनके बारे में पढ़ा। आइए आज चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखें कि सामूहिक अपनेपन का भाव क्या था। सामूहिक अपनेपन का भाव, इसके विषय में हम यहाँ पर जानेंगे। यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है। चित्र में बाल गंगाधर तिलक साहब हैं। इसमें ध्यान से देखेंगे तो एकता के प्रतीक दिए हुए हैं। इसमें क्या कहते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं और भी जो धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं, मंदिर हैं, चर्च हैं, मस्जिद हैं, इन सब को दिखाया गया है। और धार्मिक एकता की बात यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में अनेक ग्रंथ हैं और यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर चर्च है। इसी प्रकार से यहाँ मस्जिद भी दिखाया गया है। तो धार्मिक एकता की कोशिश भी भारत के अंतर्गत उस समय होने लग गई थी। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखें कि राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, जब वो एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप कैसे लेता है, विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों, भाषाओं से संबंध, अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया। जब लोगों के दिमाग को लगता है कि यह हमारा राष्ट्र है, यह हमारा देश है, और किसी न किसी माध्यम से उन सब लोगों को एकता के सूत्र में बांधा जाता है, तब राष्ट्रवाद की जो ये भावना क्या होती है, विकसित होती है। सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। मतलब लोग जब आपस में जुड़ करके लड़े थे, तो उससे यह राष्ट्रवाद की या सामूहिक अपनेपन की भावना आंशिक रूप से पैदा हुई थी। इसके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी जिसके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था। उसके बाद बात आगे बढ़ाएं। यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। देखें, अध्याय 1 में लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए वे राष्ट्र की पहचान कर सकते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि के रूप में होने लग गई थी। आप देख रहे हैं कि जो भारत
में राष्ट्रवाद था या भारत में राष्ट्रवाद के विकास के लिए प्रमुख तौर पर किसका प्रयोग किया गया? भारत माता के फोटो या चित्र का प्रयोग किया गया। जिस प्रकार से हमने देखा था पिछले अध्याय नंबर 1 में कि जर्मनी में जो जर्मनिया थी उसको एक देश के नारी रूपक चित्र के रूप में उभारा गया था। इसी प्रकार से भारत में भी भारत माता का जो चित्र है उसको राष्ट्रवाद के विकास के लिए यहाँ पर एक छवि चित्र के रूप में रूप बनाया। उसका इस छवि के निर्माण का आरंभ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम लिखा। प्रश्न पूछा जाता है कि वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस ग्रंथ में की है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में वंदे मातरम की रचना की है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। साथ में प्रश्न पूछा जाता है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कितने सेकंड में गाया जाता है? हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 65 सेकंड में गाया जाता है, जबकि जो राष्ट्रगान है वह 52 सेकंड में गाया जाता है। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा में रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि भारत माता का चित्र या छवि किसने बनाया? भारत माता की छवि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया। प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि भारत माता की छवि का निर्माण किसने किया या छवि किसने चित्रित किया? तो आप देख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने भारत माता की छवि को तैयार किया था। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासी के रूप में दर्शाया गया। वह शांत, गंभीर देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती हैं। आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों पर उतारा जाने लगा और विभिन्न कलाकार यह तस्वीर बनाने लगे तो भारत माता की छवि विविध रूप ग्रहण करती गई। मतलब जैसे जर्मनी में भी आपने देखा था जर्मनिया का चित्र अलग अलग रूप लेते गई, इसी प्रकार भारत माता का चित्र भी अलग अलग कलाकारों ने या चित्रकारों ने हम कह सकते हैं अलग अलग तरीके से उसकी छवि बनाई। इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के लिए आंदोलन से भी मजबूत हुआ। राष्ट्रवाद का विचार जो था, भारतीय लोक कथाएं जो थी उनको फिर से लोगों को सुनाया गया। इससे भी राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम को एक दिशा मिली। 19वीं सदी के आखिरी में राष्ट्रवादियों के ने भाटुओं चारणों द्वारा बनाई गई या सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिए। वे लोकगीतों व जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। उनका मानना था कि यही कहानियाँ हमारे उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती हैं जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी हैं। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इन लोक परंपराओं को बचाकर रखना जरूरी था। बंगाल में खुद रविन्द्रनाथ टैगोर भी लोक गाथा गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने निकल पड़े। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलोस ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि द फोकलोस ऑफ सदर्न
इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का किसने संकलन किया? तो यह संकलन किया था नटेशा शास्त्री ने। उसके बाद आप देखेंगे कि उनका मानना था कि लोक कथाएँ राष्ट्रीय साहित्य होती हैं। यह लोगों के असली विचारों और विशेषताओं को सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेताओं ने लोगों को एकजुट करने और उसमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए कई तरह के चिन्हों प्रतीकों के बारे में और ज़्यादा जागरूक होते गए। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा, पीला, लाल तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों के प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी, जो स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूसों में झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय यह महसूस करने लग गए थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेज़ों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे। इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। उन्होंने उस गौरवशाली प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया जब कला और वास्तुकला, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता व उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया जाता था। उसके बाद देखा आगे को लोगों को एकजुट करने की इन कोशिशों की अपनी समस्याएं थी, जिस पर अतीत का गौरवान्वित किया जाता था, अतीत का गुणगान किया जाता था। वह हिंदुओं का अतीत था जिन पर छवियों का सहारा लिया जा रहा था। वे प्रतीक हिंदू प्रतीक थे, इसलिए अन्य समुदायों के लोग अलग थलग महसूस करने लग गए थे। इससे पहले हमने यहाँ पर कुछ एक दो चित्र देखने थे, उसके बारे में हम चर्चा करें। यहाँ पर देखें आप लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक चित्र दिया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये भारत माता का चित्र अपने हृदय से लगाए हुए हैं। इससे राष्ट्रवादियों को ये संदेश दिया गया कि जो यह भारत देश है हमारा या नहीं, जो यह है इसको हमने दिल से लगा रखा है या नहीं, इसके लिए जो तैयार है हम बलिदान भी कर सकते हैं और इसको हम दिल पर ही सजोए रखेंगे। इस चित्र में नेहरू ने भारत माता और भारत के नक्शे को हृदय के पास रखा है और पास रखे दिखाई गया है। और जब बहुत सारे चित्रों में राष्ट्रवादी नेताओं को अपना सिर भारत माता के चरणों में चढ़ाते हुए दर्शाया गया है। माँ के लिए बलिदान का विचार लोगों की कल्पना में बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ पर यह चित्र था। उसके बाद हमने अगले पेज में यहाँ पर भारत माता का चित्र आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बनाया गया। भारत माता का यह छवि रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित छवि के बिल्कुल विपरीत है। रवींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का सबसे पहला छवि चित्र बनाया था, लेकिन यह थोड़ा कुछ अलग था। यहाँ भारत माता के हाथों में त्रिशूल है, वह हाथी व शेर के बीच में खड़ी हैं। ये दोनों ही क्या हैं, बहुत शक्ति और
सत्ता के प्रतीक हैं। ये हाथी और शेर क्या हैं? सत्ता के प्रतीक हैं। उसके बाद हमने आगे थोड़ा ये नहीं देख पाए थे कि कहाँ पर हमें चर्चा करनी थी। उसके बाद हमने स्रोत अंगों के विषय में यहाँ पर देखना था कि पुराने ज़माने में भारत आने वाले विदेशी यात्री आर्यवंश के लोगों के साहस, सच्चाई और विनम्रता पर चकित रह जाते थे। अब वे बस इन गुणों के अभाव की बात करते थे। उस जमाने में हिंदू विजय के लिए निकलते थे। उसके बाद और तातार, चीन व अन्य देशों के में अपनी विजय पताका फहराते थे। अब एक शूद्र से द्वीप में चंद सिपाही भारत भूमि पर कब्जा किए हुए थे। ये यहाँ पर लिखा है, चट्टोपाध्याय ने यहाँ पर लिखा हुआ है। उनके भारतवर्ष का इतिहास खंड 1 से लिया गया है यह। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे थे निष्कर्ष हमने देखना था। निष्कर्ष क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास कैसे हुआ या राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। निष्कर्ष क्या था? अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों में असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिराने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही हमने देखा इन आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह और वर्ग अलग अलग आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ हिस्सा ले रहे थे। उनकी शिकायतें बहुत व्यापक थी, इसलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबके लिए अलग अलग अर्थ था। कांग्रेस ने इन विभेदों का हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया कि एक समूह की मांग के कारण कोई दूसरा समूह दूर न चला जाए। यही वजह है कि आंदोलनों के भीतर अक्सर बिखराव आ जाता था। कांग्रेस की सरगर्मियों और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकराव के चरण आ जाते थे। संक्षेप में जो राष्ट्र उभर रहा था, औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाले बहुत सारी आवाज़ें क्या हो रही थी, बहुत सारी आवाज़ों का पुंज था। मतलब बहुत सारी आवाज़ें एक साथ उसके लिए उठ रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में यहाँ पर कुछ दिया गया है। उससे पहले हम यहाँ पर एक चित्र और देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई में जो औरतों का जुलूस था, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जुलूस यह है। सिर्फ इसमें महिलाएं हैं, लाखों लोगों की यहाँ पर संख्या है। भारत छोड़ो आंदोलन पर ये जुलूस का चित्र दिखाया गया है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन की असफलता और क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव से भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण एवं भारत छोड़ने की मांग की गई। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया, जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया। इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध नारा दिया था, करो व मरो। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 के शाम से हुई है और कभी पर 9 अगस्त भी दिया जा सकता है। और साथ ही साथ भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में
करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ने के इस आह्वान में देश के अधिकतर हिस्सों के राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े। लोगों ने हड़तालों की और राष्ट्रीय गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन किया एवं जुलूस निकाले। यह आंदोलन वास्तव में जन आंदोलन था, जिसमें छात्र, मजदूर और किसानों जैसे हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी थी, जिसमें जयप्रकाश नारायण हैं, अरुणा असफ अली हैं, राम मनोहर लोहिया हैं और बहुत सारी महिलाएं भी थी, जैसे बंगाल में मातंगी हजारा है। जरूर पढ़े मातंगनी हजारा के विषय में। अभी 1 मिनट में मैं इनके विषय में बताना चाहता हूँ कि जब यह जुलूस के साथ जा रही थी तो इनके दाएं हाथ में गोली मार दी गई थी, जिस हाथ में झंडा था। लेकिन इन्होंने साहस बनाए रखा और बाएं हाथ से झंडा पकड़ लिया। लेकिन अंग्रेजों ने दुस्साहसपूर्ण इनके बाएं हाथ पर भी गोली मार दी, लेकिन इन्होंने फिर भी तिरंगे को गिरने नहीं दिया। अंततः यह स्वर्ग सिधार गई और इस क्रांति के लिए एक मिसाल कायम कर गई। जैसे ही मातंगी हजारा की मृत्यु की खबर फैली और इस वृद्धा महिला के ऊपर लोगों ने अत्याचार देखा, तो हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आए और अंग्रेजों का मुकाबला किया। और जिस क्षेत्र में यह मातंगनी हजारा क्या कर रही थी, नेतृत्व कर रही थी, अंग्रेजों से 2-4 दिन में ही लोगों ने वह क्षेत्र छीन लिया और वहाँ पर स्वतंत्र शासन चला बैठे थे लोग। इतना उत्साह था मातंगनी हजारा जो ये थे। इसके विषय में आप लोग जरूर कहीं पर और देखें। असम से कलकत्ता, बारुआ और उड़ीसा में रमा देवी थी। अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के बावजूद इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक समय लग गया था। ये थी चर्चा, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। शायद आप लोग इस चर्चाओं में सम्मिलित होकर निश्चित तौर पर कुछ न कुछ समझ पाए होंगे। जैसे ही हम इनके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए यह चर्चाएं काफ़ी बेहतरीन साबित होंगी। ये चर्चा आज की यहीं पर समाप्त करते हुए मिलते हैं जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।